हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, माई सेल्फ हिमांशु बोरा, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। नीट 2024 के लिए सिर्फ और सिर्फ 7 दिन बचे, तो मैं आज आपको लास्ट 7 डेज में केमिस्ट्री की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें होगी जो मैंने फॉलो की थी और जो आप फॉलो कर सकते हो। वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं नीट 2024 की लास्ट 7 डेज स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए केमिस्ट्री की। ठीक है, आप सभी को पता है आपका जो लक्ष्य, आपका जो एग्जाम है वो है 5 मई 2024 को, जो एक 3 घंटे 20 मिनट का पेपर डिसाइड करेगा कि आप डॉक्टर बनोगे कि नहीं बनोगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप लाइफ में सक्सेसफुल होगे नहीं होंगे, ये एग्जाम डिसाइड नहीं करेगा, लेकिन ये एग्जाम ये जरूर डिसाइड करेगा कि आप डॉक्टर बनोगे कि नहीं बनोगे। ठीक है, इसलिए ये एग्जाम आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। ठीक है, आपको पूरी मेहनत करनी है, जान लगानी है पूरी। बात करते हैं सबसे पहले क्लास 11th में, क्लास 11th तो क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है उसमें फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तीनों में कौन कौन से चैप्टर सिलेबस में थे। उसके बाद कुछ चैप्टर रिड्यूस हो गए, उनकी मैं बात करूंगा। फिजिकल केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्टेट्स ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन। ऑर्गेनिक में क्लास 11 की मैं बात कर रहा हूं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन। इनऑर्गेनिक में है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी, हाइड्रोजन। ये तो जो पहले सिलेबस में था वो टॉपिक से, वो चैप्टर्स है। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा इनमें से कौन कौन से चैप्टर्स डिलीट हो गए हैं, तो उनको आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद क्लास 12th में आप देखोगे तो फिजिकल केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक में आप देखोगे तो हेलो एल्केन्स एंड एलोरीन्स, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स। इसमें बुक का पेज नंबर भी लिख रखे, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखोगे जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये सारे चैप्टर्स आपके सिलेबस में थे। इनमें से कौन कौन से चैप्टर डिलीट हो गए वो मैं आपको बताता हूं। अपडेटेड सिलेबस है ये। ठीक है, क्लास 11th में से कौन कौन से चैप्टर टॉपिक्स डिलीट हो चुके। स्टेट्स ऑफ मैटर हट चुका है फिजिकल केमिस्ट्री में से, वो इस साल पेपर में नहीं आएगा। वैसे तो नहीं आना चाहिए, लेकिन कुछ परसेंटेज चांस भी ये भी है कि आ भी सकता है, बाकी 99% तो ये चैप्टर्स नहीं आएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हट चुका है, एस ब्लॉक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हट चुका है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हट चुका है। क्लास 12th में आप देखोगे सॉलिड स्टेट हट चुका है फिजिकल केमिस्ट्री का, सरफेस केमिस्ट्री हट चुकी है फिजिकल केमिस्ट्री में, मेटलर्जी हट चुकी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हट चुके हैं। ठीक है, बाकी सारे चैप्टर्स आपको अच्छे से पढ़ने। अब मैं आपको बताता हूँ क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। 7 दिन बचे हैं आपके पास। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप दिन के 10 से 12 घंटे अभी पढ़ोगे। 7 दिन बचे हैं तो आप 60-65 घंटे पढ़ पाओगे। उसमें से आप फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़नी है और बायोलॉजी, तीनों पढ़नी है आपको। तो फिजिक्स और बायोलॉजी के लिए भी आप इक्वल टाइम निकालोगे जितना केमिस्ट्री के लिए निकालोगे। तो केमिस्ट्री के लिए आपको लगभग 3 से 3.5 घंटे पर डे मिलेंगे। उसमें आपको क्या करना है, रिवीजन प्लस क्वेश्चंस। मैं आपको सबसे पहले इंडिविजुअल बताता जाता हूँ। ये दोनों चीजें मैं, आपने देखा होगा मैंने बायोलॉजी के लिए बनाई है, फिजिक्स के लिए बनाई है, इन दोनों में भी मैंने ये चीज बताई। ठीक है, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इतना सारा कंटेंट पढ़ लिया, लेकिन लास्ट टाइम में आप रिवाइज नहीं करोगे तो वो आपको एग्जाम में याद नहीं आएगा। आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होनी चाहिए। ठीक है, आप रिवीजन बार बार करते हो तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो कंटेंट होता है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में। अब मैं आपको बताता हूँ इंडिविजुअल। सबसे पहले अपन फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं। देखो, फिजिकल केमिस्ट्री बिल्कुल सेम एज फिजिक्स। इसमें आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके अधिकतर। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सारे फॉर्मूलाज पढ़ने। देखो, आपके पास अब इतना टाइम नहीं है कि आप हर एक चैप्टर की थ्योरी पढ़ो, लेकिन आपके पास इतना टाइम तो है कि आप हर एक चैप्टर के फॉर्मूलाज पढ़ो। जैसे मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब अपन क्या होता है, n/v इंटू ये लगा देते हैं। वो पता होना चाहिए। अब ये फॉर्मूला आपने पढ़ा, m इक्वल टू n/v, फॉर्मूला पढ़ा। अब आपको ये पता होना चाहिए n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। ठीक है, कई बार सॉल्वेंट का दे रखा होता है तो हमको सोल्यूट का लगाना है।
वी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ना तो सॉल्वेंट की बात हो रही है ना सोल्यूट की बात हो रही है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और एल मतलब लीटर, कई बार एमएल में दे रखा होता है तो हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इस तरीके से आपको फॉर्मूलाज पढ़ने और सारी जो टर्म्स है उनका मतलब भी पता होना चाहिए। इस तरीके से आप करोगे तो लगभग फिजिकल केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर लोगे, क्योंकि नीट एग्जाम में जेन्युइनली बिल्कुल न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं जो कि फॉर्मूला से सोल्व हो जाते हैं। कुछ एक दो क्वेश्चन होते हैं जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है, बाकी सारे बेसिक से फॉर्मूलाज होते हैं उनसे सोल्व हो जाते हैं। तो इस तरीके से फिजिकल केमिस्ट्री में आपको न्यूमेरिकल्स सोल्व करने और ये फॉर्मूलाज अच्छे से पढ़ने, ठीक है। बात करता हूं मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे क्लास नोट्स जो पढ़ते हैं, मैं आपको फिर बता देता हूं, क्लास नोट्स आप बिल्कुल नहीं पढ़ने आपको। इस टाइम में आपको सिर्फ और सिर्फ जो एनसीईआरटी की चीजें हैं, बेसिक चीजें, वो ही रिवाइज करनी है। क्लास नोट्स में बहुत कंटेंट होता है, इतना कंटेंट न तो आप पढ़ पाओगे, नहीं रिवाइज कर पाओगे, और नहीं आपकी मेमोरी इतना रिकॉल कर पाएगी, ठीक है। तो क्लास नोट्स का जो आप देखोगे पढ़ाते हैं तब ज्यादातर फोकस होता है मैकेनिज्म पे, लेकिन आप देखोगे नीट के अंदर अधिकतर नेम्ड रिएक्शन प्लस उसका क्या प्रोडक्ट है वो आता है। तो आपको ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म आए कि नहीं आए, लेकिन आपको रिएक्शन के नेम, क्योंकि मेरे टाइम पे जैसे मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था इटार्ड रिएक्शन का, तो इटार्ड रिएक्शन का रिएक्टेंट से क्या प्रोडक्ट बनता है ये अपन को पता होना चाहिए। रिएक्शन का नेम प्लस प्रोडक्ट क्या बनता है, आपको और चीज पता हो कि नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको फिर बता रहा हूं, बच्चे बहुत गलती करते हैं, 100% में से बच्चे खाली 1% बच्चे सिलेक्ट हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि वही बच्चे क्रिस्प कंटेंट पे फोकस करते हैं, बाकी सारे बच्चे अननेसेसरी कंटेंट पढ़ते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी सारे बच्चे पढ़ते नहीं है, पढ़ते हैं लेकिन गलत डायरेक्शन में पढ़ते हैं, सही तरीके से नहीं पढ़ते। अब रिएक्शन का नेम आपको पता होना चाहिए कि इटार्ड रिएक्शन में क्या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, एल्डोल में क्या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, केनिजारो में क्या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, उसका रिएजेंट क्या है, रिएजेंट पता होना चाहिए आपको, केनिजारो में क्या यूज होता है, होपमाइड ब्रोमाइड में रिएक्टेंट से क्या प्रोडक्ट बनता है, ये सारा आपको पता होना चाहिए। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आपको सबका पता होना चाहिए, मैकेनिज्म आपको पता है कि नहीं पता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। रिएक्शन का नाम पता होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फॉलो करनी है। इस तरीके से आपको एनसीईआरटी की सारी रिएक्शन देखनी है, प्लस उसके क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं वो आपको याद रखना है, और रिएजेंट कौन सा यूज हो रहा है ये आपको याद रखना है। मैं भी जब क्लास 11th और क्लास 12th में था तो मैं मैकेनिज्म याद कर लेता था, लेकिन जब एग्जाम होता था, मॉक टेस्ट होता था, तो मुझे प्रोडक्ट ही याद नहीं आता था। तो सबसे बड़ी गलती में वो ये कर रहा था। बाद में जब नीट से 1-2 महीने पहले मैंने सिर्फ रिएक्शन का रिएजेंट क्या है, रिएक्शन से क्या प्रोडक्ट बनता है उस पर फोकस किया, और ज्यादातर क्वेश्चन मेरे सही हुए। इसलिए आपको इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तीसरी अपन बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप देखोगे तो चाहे जे एडवांस का पेपर देख लो जो कि इंडिया का सबसे टफ पेपर होता है, चाहे जेई मेन का पेपर देख लो, चाहे केवीपीवाई का पेपर देख लो, चाहे नीट का पेपर देख लो, चाहे एम्स होता था पहले, एम्स का पेपर देख लो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़नी होती है। 99% क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एनसीईआरटी से सोल्व हो जाते हैं। चाहे 10 साल पहले की बात कर लूं मैं, चाहे आगे के फ्यूचर में 5 साल बाद भी देख लेना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी से सोल्व हो जाती है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे मेरा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करो, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बाहर का कंटेंट बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर का पी ब्लॉक आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने क्रिस्टल फिल थ्योरी पढ़ी होगी, उसमें ऑर्डर दे रखा है CO CN EN NH3, वो ऑर्डर आ गया था 2020 में, मैं थोड़ा सा रिकॉल नहीं कर पाया तो मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। इसलिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से एनसीईआरटी से रिवाइज करना है आपको। डी एंड एफ ब्लॉक हो गया, इन चैप्टर को क्या करो आप अच्छे से एनसीईआरटी से रिवाइज करो। क्लास नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से बड़े बड़े जो टॉपिक्स है उनको रिवाइज करो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि कल आप क्वेश्चन सोल्व करने, ये सब रिवाइज करने के बाद क्वेश्चन भी सोल्व करने। यदि आप क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपको जो कंटेंट पढ़ रहे हो वो याद भी है कि नहीं। क्वेश्चंस के लिए आप क्या कर सकते हो, दिन के मेरे हिसाब से 100 से 150 क्वेश्चन करने आप। और मैं आपको बता देता हूं, अब 2 मॉक टेस्ट और दे दो ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद आपको कोई मॉक टेस्ट नहीं देना है। नीट से 3 दिन पहले तक कोई मॉक टेस्ट नहीं देना है, क्योंकि नीट से 1-2 दिन पहले आपने मॉक टेस्ट दिया और आपके यदि मार्क्स कम आ गए तो आप काफी डिप्रेस्ड हो सकते हो। इसलिए आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी, नीट से 3 दिन पहले तक कोई मॉक टेस्ट नहीं देना है, ठीक है। 100 से 150 क्वेश्चन आपको पर डे करने, इसमें 2 पार्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके लिए,
देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वेरी करते हैं स्टूडेंट टू स्टूडेंट। क्यों? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको क्या करना है, आपने जो सीरियस एस्पिरेंट है उन्होंने तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब तक कर लिए होंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं किए वो फटाफट जो लगा रेगुलर फटाफट 2-2 3-3 पेपर करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व करें, ताकि आपको ये पता लगे कि प्रीवियस ईयर पेपर में क्या पूछा गया। फिर जो क्वेश्चन गलत हो उसका जाके कॉन्सेप्ट पढ़े। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन गलत हो गया उसको आपने छोड़ दिया, फिर तो कोई मतलब ही नहीं हुआ सोल्व करने का, क्योंकि जो कंटेंट आता था आपको वो तो आपने सोल्व कर लिया, जो नहीं आता था वही तो सीखने की जरूरत है अपन को। ठीक है, इसलिए आपको जो क्वेश्चन नहीं आता उसका जाके कॉन्सेप्ट वापस पढ़ो। ठीक है, मैंने 1 साल पहले नलिन खंडेलवाल जो कि 2019 में ऑल इंडिया रैंक 1 थी, उन्होंने भी ये बोला था कि जो क्वेश्चन आप क्वेश्चन वाइज सोल्व करो, क्वेश्चन में कोई गलती हो, आपको नहीं आ रहा हो तो उसका कॉन्सेप्ट पढ़ो, रेट्रोग्रेड अप्रोच आप अपनाओ। ऑल इंडिया रैंक 1 होल्डर की ये बात थी, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ये बिल्कुल अच्छी स्ट्रेटेजी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, जो नहीं आए उनको अच्छे से वापस वो कॉन्सेप्ट देखो। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से, जैसे आपने मॉक टेस्ट देते हो, मॉक टेस्ट में आपके केमिस्ट्री में मान लो 120 नंबर आए 180 में से, तो 60 नंबर के जो क्वेश्चंस गलत हुए उनको एक बार वापस देखो। ठीक है, ये आपको करना है, उन क्वेश्चंस को करो, यदि सोल्व हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होते तो उनके कॉन्सेप्ट जाके फटाफट वापस पढ़ो। सेम आपने मॉड्यूल जब की होगी तब आपने जब स्टार लगाया होगा या फिर आपने रोंग जो क्रॉस का क्वेश्चन लगाया था आपको उस टाइम पे नहीं आया था, उन क्वेश्चंस को वापस करो। देखो इतना टाइम तो है नहीं कि हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस वापस करें, तो आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जो आपके मॉड्यूल करते समय गलत हुए थे, मॉक टेस्ट में फ्रीक्वेंटली गलत हो रहे, उन क्वेश्चंस को, उन टॉपिक्स को, उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करना है। इस तरीके से आप 100 से 150 क्वेश्चन करो। इससे क्या होगा, जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो तो अच्छे सोल्व हो ही जाएंगे, जो नहीं आता है कंटेंट उसका भी जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे तो नीट में जब वो क्वेश्चन आएगा तो आप उसको इजीली सोल्व कर लोगे। इसलिए ये अप्रोच आप अपना सकते हो, ये काफी अच्छी अप्रोच है। मेरे ब्रदर ने ये अप्रोच से क्वेश्चन को सोल्व किया था, मैंने खुद ने ये अप्रोच की थी, और नीट के जो रैंक 1 होल्डर है नलिन खंडेलवाल, उनकी भी यही अप्रोच थी। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अप्रोच काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, इसलिए इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, मैंने बायोलॉजी फिजिक्स पे भी वीडियो बना दिया है, अब मैं केमिस्ट्री पे वीडियो अपलोड कर दूंगा, इसलिए इन स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। नीट होने के बाद कट ऑफ्स, काउंसलिंग प्रोसेस, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा, सारी इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो, 7 दिन में नीट जो 2024 के स्टूडेंट है उनके लिए फुल टाइम अवेलेबल हूँ, बिल्कुल फ्री के अंदर। आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो व्हाट्सएप पे, मैं आपको नंबर बता देता हूँ मेरे 9521270863, ये मेरे नंबर है। मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चा सेलेक्ट हो, है ना, नीट के जो सीरियस एस्पिरेंट है हर एक बच्चा सिलेक्ट हो और अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाए। तो आप इस नंबर पे, आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आपका किसी में कोई टॉपिक्स वीक है, तो वो टॉपिक तो मैं नहीं पढ़ा सकता, लेकिन आप किस तरीके से उसको अप्रोच कर सकते हो। मॉक टेस्ट में आपके मार्क्स कम आ रहे तो भी आप मेरे को कोई भी क्वेरी है तो व्हाट्सएप पे आप मुझे, ओनली व्हाट्सएप, ठीक है, व्हाट्सएप पे आप मुझे बता दे, मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँ। बाकी आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हो, आपको कोई भी डाउट है तो उसको भी मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँ। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।